नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल, कैसे इंडिया को टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड लीडर बनाया जाए। दूसरा आर्टिकल, लड़कियों की शादी करने की जो मिनिमम एज है 18 से बढ़ा के 21 करने का सरकार का प्लान है और इसी के लिए इस हफ्ते पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया जाएगा। ये कितना सही कितना गलत है। नेक्स्ट आर्टिकल, क्रिप्टो करेंसी बैन से संबंधित। क्रिप्टो से संबंधित आर्टिकल्स हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें जो नया पॉइंट्स होंगे ना वही एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। और नीचे ये ईरान न्यूक्लियर टॉक्स से संबंधित आर्टिकल है। देखो, वैसे जीएस में सीधा सीधा यूपीएससी नहीं पूछने वाली है, मतलब पुराना आप क्वेश्चंस का पैटर्न देखोगे तो यूपीएससी आईआर में ना जीएस में वही क्वेश्चंस पूछती है जो डायरेक्टली इंडिया से संबंधित होते हैं। ईरान न्यूक्लियर टॉक्स का इशू इंडिया से इनडायरेक्टली रिलेटेड है कि हाँ, अगर यूएसए और ईरान के बीच में रिलेशंस अच्छे होते हैं तो इसका फ़ायदा इंडिया को होगा, लेकिन फिलहाल इस पूरी पिक्चर में कहीं भी इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। तो डिस्कस तो करेंगे, इस इशू को समझेंगे कि क्या पूरी तस्वीर है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से इश्यूज़ पे आपको फोकस करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट इशू है, कौन सा नहीं है। ये कोट है, द बेस्ट टेस्ट ऑफ मैन इज़ अथॉरिटी। देखो, किसी भी मैन के कैरेक्टर को आपको टेस्ट करना है ना, उसको अथॉरिटी देकर देखो, उसको पावर देकर देखो, तब पता लगेगा कि वो अपनी वैल्यूज़ पे खरा उतर सकता है या फिर नहीं उतर सकता है। पता नहीं ये बात किसने बोली थी, लेकिन अच्छी लाइन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक आर्टिकल जो काफ़ी दिनों से मैं बोलता था कि इस पे आर्टिकल आना चाहिए कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो क्यों रेडिकलाइज हो रही है। इस इशू से संबंधित पॉइंट्स को कंपाइल करके ना कल मैंने फिर डिस्कस किया था दूसरे चैनल पे, तो आपको लगता है तो आप ये जो डिस्कशन है ना दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हो। लिंक जो है इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया के टेक्नोलॉजी लीडर बनने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, कुछ समय पहले ये खबर आई, पराग अग्रवाल जो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं वो ट्विटर के सीईओ बने। इस खबर से देखो कुछ लोगों को तो खुशी हुई कि अच्छी बात है, इंडियंस जो हैं यूएसए की लीडिंग कंपनीज के सीईओ बन रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये जानकर दुख भी हुआ। उन्हें दुख इसलिए हुआ कि इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में इतना पीछे है, टॉप पर नहीं है, जबकि इंडियंस जो हैं वो दूसरे देशों में जाके जो लीडिंग टेक कंपनीज हैं उनको लीड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब इंडियंस देखो लीडिंग कंपनीज को लीड कर रहे हैं तो फिर इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में इतना पीछे क्यों है, और इंडिया को वर्ल्ड लीडर कैसा बनाया जाए टेक्नोलॉजी के मामले में। देखो, पॉपुलर नैरेटिव तो ये है कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। आप मार्केट देखिए इंडिया का, 140 करोड़ लोगों का मार्केट, इतना बड़ा मार्केट है इंडिया में, इतना टैलेंट है, लेकिन इंडिया उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आज़ादी के बाद सरकार सोशलिज्म के रास्ते पर चली, पीएसयूज पे ज़्यादा फोकस किया गया, फ्री मार्केट इकोनॉमी थी नहीं। फ्री मार्केट इकोनॉमी तो आई 1990-91 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। तो इंडिया के टैलेंट के पास कोई रास्ता ही नहीं था यूएसए या फिर दूसरे डेवलप कंट्रीज में जाने के अलावा, तो इसलिए वो मजबूरी में गए। आज के समय में यूएसए में 2.7 मिलियन यानी 27 लाख इंडियन इमिग्रेंट्स रहते हैं, और इंडियन कम्युनिटी जो है यूएसए में वो देखो मोस्ट एजुकेटेड प्रोफेशनली एकम्प्लिश्ड कम्युनिटीज में से एक है। देखो, वैसे तो श्रेय दिया जा सकता है कि भारतीय मेहनती हैं, भारतीय टैलेंटेड हैं, और यूएसए में कोई भी पर्सन हो, चाहे वो लोकल हो या फिर इमिग्रेंट हो, सबको मौका मिलता है अपने टैलेंट दिखाने का और ऊपर जाने का। ये बात सच है, बट इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और समझनी होगी। देखो, यूएसए में इतनी सारी लीडिंग कंपनीज हैं, उसके पीछे यूएसए की पब्लिक फंडिंग भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब रिस्पॉन्सिबल तो काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड हो जाता है, आप कह सकते हो। यूएसए में इतनी सारी अच्छी अच्छी टेक कंपनीज हैं, इसका श्रेय कुछ हद तक आप यूएसए की सरकार को भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, यूएसए की सरकार एक अच्छी चीज़ ये करती है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, शुरुआती स्टेज में ही यूएसए उस टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करता है। अगर यूएसए की सरकार को लगता है कि इस टेक्नोलॉजी का आने वाले समय में बहुत स्कोप है, तो शुरुआत में ही
यूएसए की सरकार उन टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करती है और उनकी रिसर्च के लिए फंडिंग देती है। यानी सरकार खुद फंडिंग देती है कि इस टेक्नोलॉजी में फर्दर रिसर्च होनी चाहिए ताकि यूएसए पायोनियर बन सके इस टेक्नोलॉजी के मामले में। ये यूएसए ने बहुत टेक्नोलॉजीज के मामले में किया है। जैसे यूएसए में देखो पब्लिक सेक्टर फंडिंग की सहायता से ही वो एल्गोरिथम डेवलप हुआ जिसका इस्तेमाल करके गूगल वो बना जो आज वो है। मतलब गूगल इतना सारा सक्सेस अर्जित कर पाया उस एल्गोरिथम की सहायता से जो डेवलप हुआ यूएस में पब्लिक सेक्टर फंडिंग से। और एग्जांपल देखिए, यूएसए में पब्लिक सेक्टर फंडिंग से मॉलिक्यूलर एंटीबॉडीज डिस्कवर हुए। वही एंटीबॉडीज बाद में जाके बायोटेक्नोलॉजी की फाउंडेशन बनते हैं। मतलब कहने का ये है, बेशक देखो यूएसए में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है, सबको काम करने का अच्छा मौका मिलता है, टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ आप इस चीज को भी एक्नॉलेज कीजिए, यूएसए की सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है यूएसए को पूरे वर्ल्ड में टेक लीडर बनाने में। आप इवन चाइना का एग्जांपल भी लीजिए। देखो 2011 से पहले तक चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट्री तो अभी भी कहा जाता है, लेकिन चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री का टैग इसलिए दिया गया क्योंकि चाइना में जनसंख्या ज्यादा थी और लो वेजेस अवेलेबल थे। चाइना में जनसंख्या ज्यादा मतलब कम वेजेस में काम करने वाले लोग उपलब्ध थे। तो बहुत सारे देशों की कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज चाइना में इस्टेब्लिश की। लेकिन धीरे धीरे चाइना को समझ में आ गया कि लो वैल्यू एडिंग सेगमेंट्स में काम करने से काम नहीं चलेगा, हमें न्यू स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी होंगी। तो उसके बाद तो देखो 2011 में चाइना की सरकार का एक प्लान आया और नई नई टेक्नोलॉजीज में चाइना ने महारत हासिल की, जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल कार्स, रिन्यूएबल एनर्जी। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ चाइना की सरकार की सहायता से। सब कुछ मार्केट के भरोसे छोड़ने से ना तो यूएसए मार्केट लीडर बना, मतलब वर्ल्ड का टेक लीडर बना, और ना ही चाइना बना। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो चाइना के जो अचीवमेंट्स हैं ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि चाइना कैपिटलिज्म के रास्ते पर चला। चाइना ने देखो बहुत ज्यादा खूबसूरती से कई सारी चीजों को कंबाइन किया आपस में, जैसे पब्लिक सेक्टर की स्ट्रेंथ, मार्केट और ग्लोबलाइजेशन। तीनों चीजों को चाइना ने कंबाइन किया। अदरवाइज तो देखो ऐसा देखने को मिलता है जहां पे मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है ना, वहां पे सरकार पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा फोकस नहीं करती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए में मार्केट इकोनॉमी है, सब कुछ मार्केट तय करती है, कैपिटलिज्म है यूएसए में। तो आपको पब्लिक सेक्टर फंडिंग तो देखने को मिलेगी जैसा हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया, लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आपको ज्यादा यूएसए में नहीं देखने को मिलेगी। इंडिया भी 1990-91 के बाद से ही यूएसए के रास्ते पर चल रहा है, फ्री मार्केट इकोनॉमी के रास्ते पर चल रहा है। इसी वजह से बहुत सारे जो पीएसयूज हैं इंडिया ने बेच दिए हैं। जैसे हाल ही में एयर इंडिया को भी इंडिया ने बेच दिया टाटास को। लेकिन राइटर को यह बात अच्छी नहीं लगती। राइटर को चाइना का मॉडल ज्यादा अच्छा लगता है कि चाइना ने पब्लिक सेक्टर, मार्केट्स और ग्लोबलाइजेशन तीनों चीजों को आपस में कंबाइन किया है। मार्केट है लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर को भी नहीं छोड़ा है चाइना ने। तो राइटर अपनी तरफ से यह सजेस्ट करना चाहते हैं कि देखो जैसे चाइना में भी कई सारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी ना, वो घाटे में चल रही थी, लेकिन चाइना ने उनको बेचा नहीं, उनको रिस्ट्रक्चर किया गया। बट बड़ी खूबसूरती के साथ रिस्ट्रक्चर किया। कैसे? जैसा देखो हमने डिस्कस किया कि 2011 में चाइना में लाइट मैन्युफैक्चरिंग का बोलबाला था, वर्ल्ड की फैक्ट्री चाइना को कहा जाता था और एक्सपोर्ट चाइना से बहुत ज्यादा होता था। तो चाइना ने ना ये जो लाइट मैन्युफैक्चरिंग है ना और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, इनको तो छोड़ दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए कि भैया आप ये छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं जो फेमस हैं चाइना के भी, चाइना का माल, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि आप ये बनाइए। और स्टेट जो पीएसयूज है ना, वो धीरे धीरे लाइट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट से बाहर आ गए। मैं आपसे अगर पूछूं लाइट मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है, बताइए। लाइट मैन्युफैक्चरिंग जैसे देखो जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कपड़े हैं, फर्नीचर हैं, एक ही छत के नीचे पूरा जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाता है। प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग से लेके, फैब्रिकेशन से लेके, असेंबली से लेके सब कुछ एक ही छत के नीचे हो जाता है और वो प्रोडक्ट फाइनली एक ही छत के नीचे तैयार हो जाता है। तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग को कह दिया जाता है लाइट मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन देखो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक ही छत के नीचे तैयार नहीं होते। इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स जो हैं
वो आते हैं, बाद में उनको दूसरी छत के नीचे असेंबल करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री के आइटम्स हैं। तो 2011 से पहले चाइना के स्टेट पीएसयूज को लाइट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में महारत हासिल थी। लेकिन देखो बाद में क्या हुआ, 2011 में जो चाइना की स्टेट पॉलिसी आई ना, ये लाइट मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोडक्ट्स तो छोड़ दिए गए, किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। और उसके बाद चाइना के स्टेट पीएसयूज ने फोकस करना स्टार्ट किया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी। धीरे धीरे क्योंकि वो पीएसयू थे, उनको फंडिंग चाइना की सरकार की तरफ से फुल मिली, तो धीरे धीरे चाइना ने इन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में भी महारत हासिल कर ली। बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया, इंडिया ने गलती की। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद तो इंडिया ने देखो रिसर्च पर पैसा खर्च करना और भी ज़्यादा कम कर दिया। जैसे 1990-91 में हमारे देश में 0.85% ऑफ जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होता था, लेकिन 2018 में आके ये आंकड़ा रह गया है 0.65% ऑफ जीडीपी। जबकि दूसरी तरफ चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों में परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीज हुआ है जो वो खर्च करते हैं आर&डी पर। राइटर एग्जाम्पल भी देते हैं, अगर हम आर&डी पर खर्च करते हैं, टेक्नोलॉजीज पर खर्च करते हैं, तो कितना फायदा होता है। देखो इसरो जो है पीएसयू है, और इंडिया स्पेस के मामले में मानता हूं वर्ल्ड लीडर नहीं है, लेकिन इंडिया का बहुत रिस्पेक्ट है स्पेस के मामले में। पूरा जो सैटेलाइट है इंडिया में ही बन सकता है और हम लॉन्च कर सकते हैं, हम डिपेंडेंट नहीं हैं स्पेस सेक्टर के लिए दूसरे देशों पर। उसी प्रकार से एटॉमिक रिसर्च आप मान लीजिए, खुद से हमने इतने सारे न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं। तो इन सेक्टर्स में हम आगे निकले क्यों? क्योंकि देखो स्टेट ने पैसा खर्च किया, सरकार ने पैसा खर्च किया। आईआईटीज आज के समय में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि सरकार ने पैसा खर्च किया। पॉइंट देखो ये है, जब सरकार टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करके उन पर पैसा खर्च करती है ना, तो वो देश उस टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकलता है। जैसे इंडिया एटॉमिक रिसर्च और स्पेस रिसर्च के मामले में आगे निकला, तो यूएसए की सरकार की तरह हमें भी नई नई टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करके उन पर पैसा खर्च करना होगा, आर&डी के लिए पैसा एलोकेट करना होगा। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो अभी भी सिचुएशन इंडिया के पक्ष में है। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया में अच्छा है। टर्सरी एजुकेशन में इनरोल करने वाले बच्चों की संख्या हमारे देश में 2019 में थी 35.2 मिलियन। टर्सरी एजुकेशन मतलब स्कूल से आगे की जो एजुकेशन होती है ना, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो सब टर्सरी एजुकेशन है। तो बाकी कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो टर्सरी एजुकेशन में इनरोल करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है। इसके साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम से ग्रेजुएट्स जो बच्चे हैं हमारे देश में, वो ऑलमोस्ट सभी देशों से सबसे ज़्यादा है, 32%। यानी हमारे देश में 32% बच्चे जो हैं 2019 में वो स्टेम से पास आउट हुए। दूसरे देशों के कंपैरिजन में ये रेशो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हमारे देश में देखो ज़्यादातर जो बच्चे टर्सरी एजुकेशन में है ना, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हैं। 2017 में जिन स्टूडेंट्स ने टर्सरी एजुकेशन में पार्टिसिपेट किया, इनरोल किया अपने आप को, उनमें से 60% प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़े, जबकि G20 के दूसरे कंट्रीज में ये रेशो जो है वो 33% है। मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स G20 के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़े टर्सरी एजुकेशन के लिए, ना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। हमारे देश में उल्टा है। आप इंटरनेट यूजर्स देख लीजिए, आज के समय में हमारे देश में यूएसए से ऑलमोस्ट डबल इंटरनेट यूजर्स हैं। तो कितनी बड़ी मार्केट है हमारे देश में, बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। लेकिन देखो पोटेंशियल को अभी भी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का आप एग्जांपल लीजिए, शनिवार को ही हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि सरकार सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए स्कीम लेके आई है। बट अभी तो फिलहाल देखो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। ऑयल के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो इंडिया इंपोर्ट करता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड कंपोनेंट्स को ही इंपोर्ट करता है। देखो ये जो अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं ना, जैसे मोबाइल फ़ोन है, डिजिटल वॉच है, इनमें हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे देश में ना वो हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उपलब्ध नहीं होते, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स। चाइना ने शुरुआत में क्या किया, क्योंकि चाइना की मार्केट भी इंडिया की तरफ बहुत बड़ी थी, तो चाइना ने यूएसए जैसे डेवलप कंट्रीज़ की कंपनीज़ को बोला, अगर आपको चाइना की मार्केट का फ़ायदा उठाना है ना,
तो आपको चाइना में आके प्रोडक्शन करना होगा और लोकल फर्म्स के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी। एक काम तो चाइना ने ये किया। दूसरा काम चाइना ने ये किया, खुद बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पर, ताकि वो भी इस पूरे सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें। चाइना ने अपने स्टेट ऑपरेटेड जो एंटरप्राइजेज है ना, उनको मजबूत किया, उनके लिए फंड्स एलोकेट किए, तब जाके चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के मामले में महारत हासिल कर सका। आज के समय में आप देखिए वीवो, ओप्पो, ये सारी चाइनीज कंपनीज हैं, वन प्लस भी। तो इंडिया को भी इन मॉडल्स से सीखना होगा। सिर्फ देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से काम नहीं चलेगा कि हाँ आपने इंडिया में बिजनेस करना आसान बना दिया, आसानी से अब कोई फर्म इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले सकती है, कंपनी बनाना आसान कर दिया। अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन शुरू में जो ये रिसर्च होती है ना, ये काफ़ी अनसर्टेन होती है। पता नहीं है कि रिसर्च से कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा। तो प्राइवेट कंपनीज ना ये अनसर्टेन रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होती। स्टेट को पैसा खर्च करना चाहिए नई नई टेक्नोलॉजीज में, ताकि इंडिया महारत हासिल करे नई नई टेक्नोलॉजीज में और उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर फिर नए नए प्रोडक्ट्स बने। तो इस प्रकार से इंडिया वर्ल्ड लीडर बन सकता है टेक्नोलॉजी के मामले में। वैसे देखो इस पूरे आर्टिकल की सहायता से राइटर एक बात जो बोलना चाहते हैं वो तो आपको समझ में आ ही गई होगी। राइटर कहते हैं पीएसयू को बेचो मत, पीएसयू को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज के मामले में आगे निकलें, अच्छी टेक्नोलॉजीज में आगे निकलें, जिसका फ़ायदा बाद में प्राइवेट सेक्टर उठाए। इसके अलावा सरकार को यूनिवर्सिटीज़ पे, कॉलेजेस पर भी खर्च करना चाहिए, ताकि यहाँ पर भी ज़्यादा अच्छी रिसर्च हो, जिसका फ़ायदा प्राइवेट कंपनीज उठाएं। प्राइवेट कंपनीज रिस्क नहीं लेना चाहती रिसर्च में, जैसा हमने डिस्कस किया, तो वो रिस्क सरकार ले। वो रिस्क जब सरकार लेगी ना, तब इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकलेगा। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लड़कियों की मैरिज एज इंक्रीज करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो इस हफ्ते लड़कियों की मैरिज एज को इंक्रीज करने वाला जो बिल है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो सकता है। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। समता पार्टी अध्यक्ष जया जेटली की अध्यक्षता में, पिछले साल की बात है। तो इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की दिसंबर 2020 में, जिसमें इस कमेटी ने ये रेकमेंड किया लड़कियों की जो मैरिज एज है, शादी की मिनिमम एज, वो 18 से बढ़ा के 21 कर दिया जाए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो लड़की की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए शादी करने के लिए। वैसे देखो देखने में तो ये जो बिल है सही लगता है कि हाँ, अगर लड़कियों की मैरिज एज इंक्रीज़ होती है तो वो जल्दी शादी नहीं करेंगी, परिवारों को एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकेंगी अगर पढ़ाई अच्छे से करेंगी। बट देखो राइटर के अनुसार बिना सोशल अवेयरनेस क्रिएट किए, जैसे देखो कानून तो चाइल्ड मैरिज के लिए भी है, लेकिन चाइल्ड मैरिज अभी भी होती हैं। तो राइटर कहते हैं बिना सोशल अवेयरनेस क्रिएट किए, बिना हेल्थ केयर की एक्सेस को इम्प्रूव किए और बिना लड़कियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाए बिना ये जो एज इंक्रीज करने वाली बात है ना, इतना सही साबित नहीं होगी, बल्कि पेरेंट्स का जो कंट्रोल है वो लड़कियों के ऊपर और इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? आपको हैरानी होगी कैसे? लड़कियों की अगर मैरिज एज इंक्रीज होती है मिनिमम, तो पेरेंट्स का बच्चों पे कैसे जो कंट्रोल है वो इंक्रीज हो जाएगा। राइटर एग्जाम्पल देते हैं। आज के समय में क्या होता है, वो लड़कियां जिनकी एज 18 साल से कम है, मान लीजिए 17 है, 17.5 है, वो अगर भाग कर शादी कर लेती हैं या फिर डोमेस्टिक टॉर्चर से दुखी हैं, वो घर से भाग जाती हैं, तो फिर पेरेंट्स ना अपने कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, पुलिस को जाके बोलते हैं कि देखो लड़की तो बालिग नहीं है। तो फिर ना चाहते हुए भी उस लड़की को वापस अपने घर में आना पड़ता है, जो कि अपनी मर्जी से घर से गई थी डोमेस्टिक टॉर्चर से बचने के लिए या फिर अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए। तो अब अगर मैरिज एज 21 साल हो गई तो पेरेंट्स का जो कंट्रोल है लड़कियों के ऊपर वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा राइटर का मानना है। इसके बाद आर्टिकल में एक चीज़ ये बोली जाती है, जब देखो सरकार इस प्रकार के कानून पास करवाती है ना पार्लियामेंट से बिना सोसाइटी के सपोर्ट के, तो उन कानूनों को मानने में सोसाइटी जो है वो आनाकानी करती है। फार्म लॉज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फार्मर्स की सपोर्ट के बिना सरकार ने वो कानून पास करवा दिए, तो बाद में वो कानून वापस लेने लगे।
राइटर कहते हैं बात ये नहीं है कि कानून ठीक है या गलत है, बात ये है कि आप सोसाइटी की सपोर्ट के साथ पहले आप वाइड स्प्रेड सपोर्ट क्रिएट कीजिए सोसाइटी से, तब जाके इस प्रकार के इश्यूज पर कानून पास करवाइए। और ये जो इशू है ना लड़कियों की एज से संबंधित, इसके लिए राइटर सजेस्ट करते हैं जो पैट्रियार्कल माइंडसेट हैं उनमें आप बदलाव लाइए, वाइड स्प्रेड अवेयरनेस क्रिएट करके लड़कियों को अवेयर करवाइए, अर्ली प्रेगनेंसीज ना एडॉप्ट करें, वो एक पूरे नेटवर्क की सपोर्ट प्रोवाइड की जाए हेल्थ से संबंधित लड़कियों को, और इसके साथ साथ सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट किया जाए महिलाओं के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स के बारे में। लास्ट पॉइंट, ये इंश्योर किया जाए कि लड़कियां जो हैं वो स्कूल या कॉलेज एजुकेशन को बीच में ना छोड़ें। वैसे एक चीज़ है, एक क्वेश्चन जो माइंड में आता है, सोशल रिफॉर्म्स पहले आने चाहिए, कानून बाद में आना चाहिए, या फिर कानून पहले आए और सोशल रिफॉर्म बाद में आए? आपके माइंड में एक एग्जांपल आया होगा, मुझे पता है आप स्मार्ट हो, सती का एग्जांपल आया होगा आपके माइंड में। सती प्रथा जब ख़त्म की गई थी ना, तो पहले सरकार ने ख़त्म की थी और उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी ने अपने आप से ख़त्म कर दी। जैसे अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी भी पहले कानून ने ख़त्म की, धीरे धीरे समाज को भी समझ में आ गया कि अनटचेबिलिटी गलत है। तो बहुत बार ऐसा होता है, अगर एथिक्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लॉ कई बार डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उसके बाद सोसाइटी में भी अवेयरनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे चाइल्ड मैरिज है, मानता हूँ पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन कानून आया है तो मोस्टली तो चाइल्ड मैरिज ख़त्म हो गई है, बहुत कम होती है आज के समय में, वो आंकड़ा तो नहीं है लेकिन बात है। आपको क्या लगता है कि पहले सोशल रिफॉर्म आना चाहिए बाद में कानून आना चाहिए, या फिर पहले कानून आना चाहिए और अपने आप सोशल रिफॉर्म आ जाएगा? खैर, एक आर्टिकल जो गर्ल्स की मैरिज से संबंधित है ना, हमने पहले काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, वो आर्टिकल आप देखिए 5-6 मिनट का, उससे सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। मतलब अगर गर्ल्स की मैरिज के लिए लीगल एज इंक्रीज होती है, 18 से 21 होती है, तो इसके फायदे क्या होंगे? देखो, सबसे पहला फायदा यह होगा, अगर कम उम्र में गर्ल्स की शादी हो जाती है तो फिर यह देखने को मिला है खून की कमी हो जाती है, इसके अलावा न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है। बट अगर गर्ल्स की मैरिज 21 साल के बाद होगी तो यह समस्याएं रिलेटिवली कम होंगी। नेक्स्ट, देखो, कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है तो सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है जल्दी अपनी फर्टिलिटी प्रूव करने के लिए, जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए। अब देखो, अगर कम उम्र में बच्चे को जन्म दिया जाता है तो इससे ना सिर्फ बच्चा अनहेल्दी पैदा हो सकता है, बट मदर की हेल्थ पर भी प्रतिकूल यानी एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। यह भी एक रीजन है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होने का। वैसे तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चे के जन्म के दौरान जो मदर्स की डेथ हो जाती है, इस रेट में हमारे देश में पिछले कुछ सालों में काफी कमी आई है, लेकिन अभी भी जानकारों का यह कहना है मदर्स की जो डेथ होती है बच्चे के जन्म के दौरान, उसमें से एक मेजर फैक्टर यह है कम उम्र में बच्चे को जन्म देना, यानी कम उम्र में मदर बनना। और इसका देखो एक सीधा सीधा कंसिक्वेंस ये भी होता है, अगर कम उम्र में बच्चे को जन्म दिया जाता है तो संभावना ये रहती है ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएंगे और ज्यादा संभावना होती है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की। अगर लेट उम्र में महिला मां बनती है तो फर्टिलिटी रेट कम होगी। तो एक सरकार के मन में यह भी चल रहा है कि ऐसा करके, मतलब गर्ल्स की मैरिज की लीगल एज को इंक्रीज करके पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जब देखो लड़कियां कम उम्र में शादी कर लेती हैं तो देखो बहुत बार ये होता है उनको जानकारी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और आर्टिकल में कहा जाता है जब कम उम्र में शादी हो जाती है तो अपने पार्टनर्स के साथ वो नेगोशिएट नहीं कर पाती कि इस प्रकार की सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना जरूरी है या फिर हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। उनकी जो नेगोशिएटिंग पावर होती है वो रिलेटिवली कम होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है
गर्ल्स ज़्यादा बेहतर ढंग से पार्टनर से नेगोशिएट कर पाती हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में और सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन के पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में सरकार आगे बढ़ना चाहती है इस स्टेप से। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन लेवल। देखो आमतौर पे ग्रेजुएशन जो है वो किस एज में समाप्त होती है? ग्रेजुएशन 20, 21, 22 इस एज में ग्रेजुएशन आप कर लेते हो। डिपेंड करता है आपकी 3 साल की डिग्री है, 4 साल की है, 5 साल की है। अगर देखो 21 साल कम से कम मैरिज होगी लड़कियों की शादी के लिए, तो फिर पेरेंट्स हायर एजुकेशन के लिए मना नहीं करेंगे। अभी 18 एज है और 18 तक तो ग्रेजुएशन होती ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है, खास करके रूरल एरियाज में पेरेंट्स बोलते हैं कि आपने 12वीं कर ली, बहुत है, अब आपकी शादी कर दी जाएगी। तो इस वजह से गर्ल्स हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाती। लेकिन लीगल एज इंक्रीज होने से गर्ल्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगी, अपनी एम्बिशंस को अचीव कर पाएंगी। सबसे लास्ट में जेंडर पैरिटी। शादी के लिए देखो लड़कों की जो मिनिमम एज है फिलहाल 21 है और लड़कियों की 18 है, तो जेंडर पैरिटी नहीं है। बट अगर लड़कियों की मैरिज के लिए मिनिमम एज जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है, 21 हो जाती है, तो जेंडर पैरिटी हो जाएगी। ये तो हमने बात की एडवांटेजेस की। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। मान लीजिए सरकार इस इशू को लेके कानून बना देती है और लड़कियों की मैरिज के लिए जो लीगल एज है वो 21 हो जाती है। बट देखो लोग तो लोग हैं, इतना जल्दी वो मानेंगे नहीं। 18 से 21 साल की उम्र में भी बहुत सारी गर्ल्स की जो मैरिजेस हैं वो होती रहेंगी और इस एज ग्रुप में बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो तो देखो मां भी बन जाएंगी। बट जब वो हॉस्पिटल्स जाएंगी बच्चे के जन्म के लिए, तो उन्हें डर रहेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दे, क्योंकि मिनिमम एज तो 21 है, तो कोई गर्ल 18 से 21 के बीच में कैसे मां बन सकती है। तो इस डर के चलते बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, वो जाएंगी नहीं हॉस्पिटल्स में डिलीवरी के लिए। तो क्या परिणाम निकलेगा इसका? परिणाम ये निकलेगा, अब देखो हॉस्पिटल्स में डिलीवरी नहीं होगी बच्चे की, तो घरों में होगी। तो इससे बच्चे के जन्म के दौरान मदर्स की हेल्थ पर ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ सकता है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं वो बढ़ सकती है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, अगर देखो कानून बन जाता है इस संदर्भ में तो अवेयरनेस फैलने में समय लगेगा। 18 से 21 एज ग्रुप में शादी होती रहेंगी लड़कियों की। तो अब देखो 21 से कम साल की उम्र में लड़की की अगर शादी होती है तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। तो चाइल्ड मैरिज के जो केसेस हैं एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देखो पिछले साल तक तो सरकार इस बात पर विचार कर रही थी जो लड़कों की एज है मैरिज के लिए मिनिमम एज 21, उसे कम करके 18 कर दिया जाए ताकि जेंडर पैरिटी आ जाए। बट एकदम से सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? सरकार के फैसला लेने के पीछे एक मेजर रीजन ये है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़ना। बट देखो आपको याद होगा हमने पॉपुलेशन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया था, तो उसमें यह कहा गया था फर्टिलिटी रेट जो है वो इंडिया में ऑलरेडी कम हो रही है। तो इस प्रकार के तरीके अपनाने की आवश्यकता नहीं है फर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए। अभी आवश्यकता यह है कि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, स्किल्स दीजिए। कई सारे राज्य तो ऐसे हैं जहां पे अब फर्टिलिटी रेट 2 से भी कम है। इवन सरकार जो बोलती है कि गर्ल्स की मैरिज के लिए लीगल एज को इंक्रीज करके मालन्यूट्रिशन की समस्या को कुछ हद तक एड्रेस किया जा सकता है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो मालन्यूट्रिशन का जो ये साइकिल है इंटरजनरेशनल साइकिल, होता क्या है, मान लीजिए मदर में न्यूट्रिशन की कमी है तो वो मदर जो बच्चे को जन्म देगी बच्चे में भी न्यूट्रिशन की कमी मिलेगी। अब बच्चे में जब न्यूट्रिशन की कमी मिलेगी तो उसका दिमाग ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो अगर न्यूट्रिशन की कमी होती है तो माइंड डेवलप नहीं हो पाता, वो बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाएगा तो काम नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा तो फिर से गरीब रह जाएगा।
तो पुवर्टी के कारण ये जो साइकिल है वो चलता रहता है मालन्यूट्रिशन का। तो इसलिए अगर आपको मालन्यूट्रिशन की समस्या एड्रेस करनी है ना, आप गरीबी पर ध्यान दीजिए। पुवर्टी अगर आप एड्रेस करते हो तो मालन्यूट्रिशन की समस्या को आप खत्म कर सकते हो, ना कि गर्ल्स के लिए लीगल एज को इंक्रीज करके। इवन ये भी कहा जाता है गर्ल्स और वुमेन के लिए जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है उनकी इंप्लीमेंटेशन को आप इंप्रूव कीजिए, आंगनवाड़ी से लेके स्कूल्स तक। बट ऐसा करने के बजाय सरकार ने फोकस किया है एज को इंक्रीज करने पर। लास्ट में अब वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो जो भी टास्क फोर्स गठित की हुई है उस टास्क फोर्स को कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी जो सिस्टम है मैरिज लिमिट का, गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज के लिए 21, आप इस लिमिट को अच्छे से इन्फोर्स कीजिए बजाय इसको इंक्रीज करने के। ग्राउंड लेवल पे विजिलेंस अच्छे से होना चाहिए, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। मैरिजेस का और बर्थ्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आप इसे अच्छे से इन्फोर्स कीजिए। लोगों के बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, ताकि जो रिग्रेसिव सोशो कल्चर बैरियर्स हैं उनको दूर किया जा सके, जिसकी वजह से जैसा हमने डिस्कस किया था समाज में एक प्रेशर होता है कपल पर कि शादी हुई, फर्टिलिटी रेट को प्रूव करना। ये जो बैरियर्स है ना, इनको एड्रेस करना जरूरी है।